नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं अभी लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ और मैंने आप लोगों को पिछले शायद क्लास में बताया था कि किसी कारण से मैं लाइव क्लास लेने में असमर्थ रहूँगा। तो कुछ दिन आप लोग अभी ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है इसको एज अ प्रीमायर ही देखिए। और दोस्तों, आज मैंने एक और नया सिस्टम किया है। जो हमारे विद्यार्थी कमेंट में क्वेश्चन करते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये लगता है कि सर पता नहीं हमारा कमेंट क्वेश्चन देखे होंगे या नहीं। तो आज मैंने कमेंट ऑफ द डे भी चुना है। मतलब एक जो कमेंट किया गया है जिसका मुझे सबसे अच्छा कमेंट लगा उसका मैंने कमेंट भी लिया है। और यदि आप भी जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका कमेंट अच्छे से करते हैं, आंसर अच्छे से देते हैं, तो आपके आंसर को मेरे द्वारा जो है यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज का अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न ये है कि अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री जी कहीं पर घूमने गए थे। घूमने मतलब दौरा करते रहते हैं, अक्सर विदेश मंत्री ही हैं। तो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में कहाँ का दौरा किया है? क्योंकि अभी वो जहाँ पर दौरा करने गए और वहां पर दौरा करने के पश्चात वहां पर उन्होंने एक महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी कर दिया है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में दोस्तों हमारे विदेश मंत्री कौन है ये आप सभी जानते होंगे। एस जयशंकर। कौन है दोस्तों? एस जयशंकर, बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। ये अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर, और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा में जाने के पश्चात इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक स्थान पड़ता है दोस्तों ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन यहाँ पर एक स्थान पड़ता है। तो इन्होंने ब्रिस्बेन में महावाणिज्य दूतावास किसका उद्घाटन किया दोस्तों? महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। और एक यदि प्रश्न ये आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रिस्बेन में महावाणिज्य दूतावास स्थापित किया गया है ये कौन से नंबर का है, तो आपको याद रखना है कि ये 4th नंबर का दूतावास है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में 3 दूतावास पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं, ये चौथा दूतावास यहाँ पर स्थापित किया गया ब्रिस्बेन। और ये कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में स्थित है ब्रिस्बेन? तो याद रखना ये है क्वींसलैंड। जैसे हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, आप हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, दिल्ली के हो, या मध्य प्रदेश के हो, कहीं के भी हो सकते हैं, किसी राज्य के निवासी हो सकते हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में एक राज्य क्वींसलैंड है। तो ये क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड के ब्रिस्बेन में ये स्थापित हुआ है। और इनके साथ में जैसे हमारे विदेश मंत्री साहब हैं, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के जो ऑस्ट्रेलिया सरकार के जो विदेश मंत्री रहे हैं ये रहे हैं दोस्तों पेनी वेंग। तो यदि प्रश्न आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री कौन है, तो पेनी वेंग है। और इसी के साथ यहाँ के प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनेनी या अल्बनी। तो यहाँ पर हमारा 4th दूतावास स्थापित किया जा चुका है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रिस्बेन। कहां पर स्थापित किया गया दोस्तों? ब्रिस्बेन में ये स्थापित किया गया है। ठीक है, इसको याद रखना। अब आपको कमेंट में बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। मैं अक्सर आपसे ये क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, और वो इसलिए ताकि आपका इस तरीके से ये देशों की जो राजधानियां हैं वो याद हो सके। ठीक है, और दूसरा आपको यहाँ पर मुद्रा बतानी है कि यहाँ की मुद्रा क्या है। जैसे अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, ठीक है, भारत की मुद्रा है भारतीय रुपया, पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है वहां पर। ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे जम्मू कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? अब्दुल रहीम राठौर, महबूबा मुफ्ती को, शेख अब्दुल्ला को, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसे जो है चुना गया है? दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे। ठीक है, लगभग 1 महीने होने वाला है, और वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वहां पर उमर अब्दुल या अब्दुल्ला को एज अ मुख्यमंत्री चुना गया है, मतलब एज अ मुख्यमंत्री इन्होंने शपथ ली है। तो अब चूंकि यहाँ की विधानसभा का गठन किया जा चुका है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा का गठन किया जा चुका है, तो विधानसभा में यहाँ पर जो अध्यक्ष पद दिया गया दोस्तों, यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो याद रखिएगा अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है अब्दुल रहीम राठर। किसको बनाया गया है, अब्दुल रहीम राठर। अब्दुल रहीम राठर को विधानसभा, जम्मू कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। और यदि प्रश्न ये आ जाए कि यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया, क्योंकि ये चर्चा का विषय इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि अभी हाल फिलहाल में शायद 2019 में यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था और विशेष राज्य के दर्जा के स्थान पर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। फिर उसके बाद अब चूंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर विधानसभा का गठन किया गया, तो इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है और हो सकता है कि आगामी किसी एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, तो हो सकता है कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में बहुत ज्यादा ना पूछे या विधानसभा अध्यक्ष के बारे में ना पूछे, लेकिन यहाँ से किसी भी तरीके का प्रश्न पूछ सकता हो सकता है 2019 से रिलेटेड पूछ ले, क्योंकि करंट अफेयर्स में कई बार जब पिछला पूछता है तो वो ऐसे ही पूछता है, जो चर्चा का विषय होता है अभी का लेकिन वो जुड़ा हुआ कुछ समय पहले का होता है तो करंट अफेयर्स में पूछ लेता है, इसलिए इसका पूरा डिटेल याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाए कि भाई इसके प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो मुबारक गुल। ठीक है, मुबारक गुल इसके प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। मुबारक गुल को यहाँ का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है और मुख्यमंत्री आप सब जानते ही हैं कि उमर अब्दुल्ला है। और ये जो अब्दुल रहीम रासर है, याद रख लेने के बारे में कि ये चरार ए शरीफ एक विधानसभा सीट है दोस्तों, चरार ए शरीफ यहां से लगभग ऐसा बताया जाता है कि लगभग 7 बार विधायक बन चुके हैं। 7 बार दोस्तों ये विधायक बन चुके हैं इस विधानसभा सीट से। ठीक है, तो इनके बारे में ये चीजें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा आंसर यहाँ पर ये है लेकिन बाकी पूरी जानकारी आपको पता चल गई। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ, इनमें से किस देश में अभी हाल ही में लगभग 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, अर्जेंटीना, मलेशिया, थाईलैंड या लेबनान। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा देश है जहां पर ये प्राप्त हुए हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन लगभग सारा पूरा कुछ दिखाई दे रहा है आपको, सारा दिखाई दे रहा है ना, आवाज भी आ रही होगी, आवाज और ये कोई दिक्कत हो है ना, कोई बफरिंग क्लास करे तो आप कमेंट कर सकते हो यदि कोई क्लास बफरिंग करती है, क्योंकि इसके लिए तो हमारी टेक्निकल टीम आपके हेल्प के लिए है ही और तुरंत आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए तो बताइए दोस्तों, इनमें से किस देश में अभी हाल ही में लगभग 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों कितनी विचित्र बात है, अभी हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में खून कौन पीता है, खून पीने वाले तो बहुत सारे जानवर हैं बहुत सारे कीट पतंगे, लेकिन मच्छरों में यदि बात किया जाए तो जो नर मच्छर होता है दोस्तों, ये नर मच्छर और मादा मच्छर, तो आप सभी में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि नर मच्छर कभी मानव का खून नहीं पीता। जैसे कई बार सुनते हैं कि मच्छर बहुत काट रहे हैं यार, तो मच्छर नहीं, मच्छर ही काट रही होती है, मच्छर नहीं काट रही होती है ना, तो मच्छर ही होती है वो कोई बात नहीं, उसको मादा मच्छर बोलते हैं, मच्छरी जैसा कोई शब्द नहीं होता, तो मादा मच्छर काटती है। नर मच्छर कभी भी खून नहीं पीता और ना ही जो है वो किसी को मारता है, ये शुद्ध शाकाहारी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये फलों के रस पर निर्भर होता है, फलों के रस पर निर्भर करता है और इसका जीवन काल बहुत ज्यादा नहीं होता है। नर मच्छर का जीवन काल मात्र होता है 7 दिन तक, जबकि मादा मच्छर लगभग 21 दिन यानी 3 हफ्ते तक जीवित रह सकती है। ठीक है, इसका जीवन काल ज्यादा होता है और नर मच्छर का जीवन काल बहुत कम होता है, इसको भी याद रखना। हाँ एक चीज और, मादा मच्छर लगभग 1000 लार्वा मतलब जिससे मच्छर बनते हैं, अंडा बोल सकते हैं आप, तो ये उत्पन्न करती है और इससे हजारों मच्छर, एक मादा मच्छर जो है हजारों मच्छरों को जन्म दे सकती है। ठीक है,
तो ये भी याद रखना, ये हमारी पूरी जानकारी है। अब इसमें एक चीज और याद रखना कि ये जो हमें अभी क्वेश्चन नहीं मिला आपने कि वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म कहां से प्राप्त हुए, हमारा मेन क्वेश्चन यही है। तो दोस्तों अभी लेबनान के एक स्थान पड़ता है दोस्तों, लेबनान में हम्मान शहर पड़ता है या हम्माम शहर पड़ता है। तो यहां से हम्माना शहर से लगभग 130 मिलियन वर्ष पुराने दोस्तों नर मच्छरों के दो नर मच्छरों के जीवाश्म मिले हैं। और इसमें जैसे वर्तमान में जो मादा मच्छर होती है जो खून पीती है, इसमें एक चोंच लगी रहती है, चोंच का मतलब एक डंक लगा रहता है, ऐसे ही इन मच्छरों में भी डंक पाया गया है और 2 ही मच्छरों के जीवाश्म मिले हैं। इससे अनुमान लगाया गया है कि लगभग 130 मिलियन वर्ष पहले नर मच्छर भी खून पीते थे, लेकिन वो विलुप्त हो गए। ठीक है, अब कौन पीता है? मादा मच्छर। तो पृथ्वी का ही कहीं ना कहीं सर्कल है शायद प्रकृति का, कि पहले नर मच्छर पीते थे, अब मादा मच्छर पी रही है, फिर नर मच्छर पिएंगे। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। तो जो है हम्मान शहर में ये पाया गया है। हाँ, एक चीज और, यदि प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में दुनिया में कहां पर मच्छर नहीं पाए जाते, तो आइसलैंड में मच्छर नहीं पाए जाते हैं। यहां पर दोस्तों मच्छर नहीं पाए जाते। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना, यहां पर एक भी मच्छर नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा कि इनमें से किस देश में अभी हाल ही में लगभग 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म मिले हैं। तो ये मिले हैं दोस्तों हमें लेबनान शहर से। कहां से मिले हैं? लेबनान से। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने अभी हाल ही में भारत और चीन के, सॉरी ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत पुराना है, ये क्वेश्चन लगभग बहुत पुराना हो गया दोस्तों, और इसका आंसर मलेशिया है। ये 2023 का है, 1 साल का है। अभी ये क्वेश्चन इसलिए चर्चा में आ गया है क्योंकि अभी फिर से जो है एंट्री, वीजा के बिना एंट्री हो रही है, तो इसलिए प्रश्न जो है चर्चा में आ गया है। लेकिन चीन ने दिसंबर 2023 में वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा करी थी। ठीक है, 30 दिन के लिए, सॉरी मलेशिया ने करी थी, सॉरी मलेशिया ने चीन और भारत के नागरिकों के लिए। तो इसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति, चूंकि इसके लिए चुनाव हो गया है। चुनाव कब था दोस्तों? कल था, 5 नवंबर को। 5 नवंबर को जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों ने अपने अपने जो भी, मतदाताओं ने जो भी अपने अपने उम्मीदवार थे उनको वोट दिया। अच्छा, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ पर जो चुनाव होता है वो एक अलग प्रोसेस में होता है, और यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए भी चुनाव अलग प्रोसेस में होता है। लगभग थोड़ी सा अलग अंतर होता है। जैसे यहाँ के जो सदस्य होते हैं, इसको समझ लीजिए चुनाव की प्रक्रिया को। अमेरिका में जो चुनाव वाले मतदाता होते हैं, ये मतदाता अपना वोट निर्वाचक मंडल को देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर डायरेक्ट मेंबर को दे दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो मतदाता होंगे, मतदाता अपना वोट किसको देंगे? निर्वाचक मंडल को। और फिर ये निर्वाचक जो मंडल होगा, ठीक है, यही निर्वाचक मंडल वोट देता है, किसको चुनता है? ये चुनता है दोस्तों राष्ट्रपति को। यानी हमारे देश में जनता ही चुन लेती है प्रधानमंत्री को, और राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रोसेस अलग है। यहाँ पर मतदाता निर्वाचक मंडल को वोट देंगे और फिर वो चुनेंगे राष्ट्रपति को। ये प्रोसेस होती है। मतलब यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली इलेक्शन है, डायरेक्टली इलेक्शन नहीं है, यहाँ पर इनडायरेक्ट है। तो 5 नवंबर को ये चुनाव हो रहा है। हाँ, और इसमें 50 देशों के, कितने देशों के दोस्तों? 50 राज्यों के, अमेरिका के 50 राज्यों के मतदाता भाग लेने वाले हैं। जैसे आज हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक इसी प्रकार से अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो 50 राज्यों के जो मतदाता हैं वो इस चुनाव में भाग लेंगे। और इसी के साथ एक चीज और याद रखिएगा कि अमेरिका में जो ये जो चुनाव हो रहा है वो निम्न सदन के लिए होता है, ना कि उच्च सदन के लिए। ठीक है, तो उच्च सदन के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर शायद क्वेश्चन में भी दिया गया है कि संसद के किस सदन के लिए वोट डाले जाते हैं, तो ये डाले जाते हैं दोस्तों निम्न सदन के लिए। निम्न सदन के लिए वोट डाले जाते हैं। जैसे भारत में इनडायरेक्टली इलेक्शन जो है राज्यसभा के लिए होता है, लोकसभा के लिए डायरेक्टली इलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और वहां की संसद को, अमेरिकी संसद नहीं कहते हैं, बल्कि यहाँ की संसद को एक चीज और जान लीजिएगा कि क्या नाम देते हैं? कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सदस्यों का चुनाव हो रहा है वो उसका नाम है, निम्न सदन का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव।
या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये अपना सही आंसर आ जाएगा पांचवें प्रश्न का। ठीक, पांचवें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इतना क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक चीज और पूछा जाए कि यहाँ का जो निर्वाचक मंडल है या जो टोटल जो सीट है, जैसे भारत में 545 सीट होती है, ऐसे यहाँ पर 538 है और यहाँ पर 270 बहुमत का आंकड़ा होता है। बहुमत का आंकड़े का मतलब जैसे हमारे यहाँ पर 272 बहुमत का आंकड़ा होता है। यदि दो उम्मीदवार हैं, आप सभी जानते होंगे, एक तो है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी है कमला हैरिस। तो ये दोनों में टक्कर चल रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी कह पाना ही मुश्किल है, जितने भी एग्जिट पोल है वो भी अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे, एकदम कांटे की टक्कर बता रहे हैं, है ना, कांटे की टक्कर बता रहे हैं कि किसी का भी पल्ला भारी हो सकता है। बड़ा भयंकर चुनाव चल रहा है यहाँ पर। तो ऐसे में जो भी 270 से ज्यादा निर्वाचक मंडल के मतों को प्राप्त करेगा वो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर चुना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में चर्चा का विषय बनी पीएम विश्वकर्मा योजना को कब प्रारंभ किया गया था? ठीक है, ये हमारे लिए थोड़ी सा जरूरी भी है क्योंकि ये पुरानी है, 2023 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी चर्चा में बहुत ज्यादा, जुलाई में भी देखो चर्चा में रही थी और अभी अक्टूबर लास्ट नवंबर में भी देखो फिर से चर्चा में आ गई है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना ये चूंकि विश्वकर्मा जयंती 2023 में विश्वकर्मा जयंती पर स्टार्ट करी गई थी और चूंकि विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से ही आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये योजना कहीं ना कहीं विश्वकर्मा कौन थे। हमारे यदि धार्मिक ग्रंथों में देखा जाए तो विश्वकर्मा जी उनको माना जाता था जो बनाते थे, निर्माण करते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो शिल्प वर्ग है, भारत का जो शिल्प वर्ग है, इस शिल्प वर्ग के लिए, एक सेकंड दोस्तों, हाँ चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो शिल्प वर्ग के लिए अभी हाल में जो हमारा शिल्प वर्ग है, इस शिल्प वर्ग को प्रोत्साहन देने के लिए, कारीगर कह सकते हैं कि कारीगर को प्रोत्साहन देने के लिए, कहीं पर इसको मिस्त्री भी बोलते हैं, मिस्त्री, तो ऐसे सभी वर्गों को जितने भी है, ऐसा नहीं कि केवल घर मकान बनाने वाले, जितने भी हैं इस प्रकार के कार्य करने वाले, इन सभी को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। और अब तक यदि हम बात किया जाए चर्चा में क्यों है, तो दोस्तों इसमें 25.8 मिलियन आवेदन, मतलब इतने लोगों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और जिसमें से लगभग हम कह सकते हैं कि 2.37 मिलियन लोगों के आवेदन का पंजीकरण स्वीकार कर लिया गया है। इनका पंजीकरण क्या किया गया दोस्तों? स्वीकार कर लिया गया है। अब इसमें होता क्या है कि एक इनको पैसा दिया जाता है, पैसा दिया जाता है 15,000 रुपए इनको ऐसे दे दिए जाते हैं ताकि ये अपना टूल किट खरीद सकें। इस योजना के माध्यम से 15,000 रुपए इनको टूल किट खरीदने के लिए दिए जाते हैं। फिर इन्हें यदि अपना कोई काम करना है तो पहली किस्त में इनको 1,00,000 रुपया दिया जाता है और दूसरी किस्त में दोस्तों इनको 2,00,000 रुपया दिया जाता है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। तो ये योजना स्टार्ट किया गया था 17 सितंबर 2023 को। उस समय विश्वकर्मा जयंती थी, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इनमें से किन राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी किया है? बताइए दोस्तों। हरियाणा, त्रिपुरा, मिजोरम या उपर्युक्त सभी, इन सभी के लिए अनुदान जारी किया है। चलिए करिए आंसर सभी दोस्त। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो 15वां वित्त आयोग है हमारा, इस 15वें वित्त आयोग ने राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम और त्रिपुरा,
इन सभी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान जारी किया गया है। ठीक, इन सभी के लिए अनुदान जारी किया गया है और इस अनुदान में सबको अलग अलग दिया गया। जैसे हरियाणा को देखा जाए तो लगभग हरियाणा को 194.87 करोड़ यानी 87 करोड़ के लगभग दिया गया है। वहीं पर हम पर देखेंगे तो मिजोरम को मिला है दोस्तों लगभग 35.5 करोड़ और त्रिपुरा को मिला है लगभग 78.5 करोड़। और ये इनका पूरा नहीं बल्कि एक किस्तों के रूप में है। तो अगला जो अनुदान दिया जाएगा वो आगे मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इनमें से किन राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के दौरान 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी किया है। तो दोस्तों ये हरियाणा के लिए भी, त्रिपुरा के लिए भी और मिजोरम के लिए भी, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा अपना? ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। डी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ यहां तक सभी दोस्तों का? चलिए, हाँ सभी दोस्त क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब मैं लाइव तो हूं नहीं कि मुझे पता चले कि आप लोग शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये रहता है कि सुबह 7 बजे यदि मुझे टाइम मिल जाएगा, ठीक है, जब अभी आपकी लाइव होगी तो मैं जरूर इसको जो है आप लोगों के बीच उपस्थित होकर देखने का प्रयास करूंगा, लेकिन टाइम की समस्या होने के साथ नहीं देख पाता। तो आप लोग जरूर इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक क्लास के लेकर को पहुंचाइए। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है आप सब लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाकी रिजल्ट मित्रा टीम आपके साथ पूरे तरीके से डेडिकेटेड है, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका जो है सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम हो, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम के लिए टीम डेडिकेटेड है। वनडे एग्जाम के लिए मैं अखिलेश त्रिपाठी, आप सब मुझसे परिचित ही है, करंट अफेयर्स की क्लास को कंटिन्यू आपके बीच पर डे उपस्थित रहता ही हूँ। और बाकी के सभी एग्जाम के लिए बहुत जल्दी जो है इसी चैनल पर क्लासेस होगी। अभी आप करंट अफेयर्स को अच्छे से मजबूत करिए और बाकी जो हमारे दोस्त सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं वो रिजल्ट मित्रा के चैनल को बहुत अच्छे से जानते होंगे। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे रिजल्ट मित्रा तो वहां पर भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में चर्चा में रहा कछुआ वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ वन्य जीव अभयारण्य है? प्रयागराज, वाराणसी, महोबा, झांसी। बताएं सभी दोस्त, जो अभी चर्चा में रहा है तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है कछुआ वन्य जीव अभयारण्य? चलिए, तो दोस्तों ये कछुआ वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया गया था। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है जानने के लिए। ठीक है, वाराणसी में कछुओं की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए इसको वाराणसी में स्थापित किया गया है। और यहाँ पर ये जो आपका कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है, ये यदि कभी जाओ तो यहाँ पर दोस्तों गंगा डॉल्फिन भी आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये गंगा डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है, गंगा डॉल्फिन के लिए भी ये जो है प्रसिद्ध है। अब कछुओं के बारे में देखिए, कछुआ हमारा एक अलग प्रकार की प्रजाति का है। जैसे मानव का जब कभी बच्चे का जन्म हो रहा हो तो कछुओं के बारे में थोड़ी सी बात जान लीजिए कि जब मानव जन्म देता है किसी बच्चे को तो उसके लिंग का निर्धारण उसके क्रोमोसोम एक्स और वाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, यदि पुरुष का एक्स और महिला का एक्स, ठीक है, ऐसे मिलते हैं, जैसे मान लो ये महिला है और ये पुरुष है, ठीक है, तो यदि एक्स और एक्स मिले तो ये लड़की जन्म लेगी। शायद आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इस चीज को। और यदि एक्स और वाई मिलते हैं तो लड़का जन्म लेता है, यही होता है। लेकिन कछुओं के मामले में थोड़ी सा अलग सिस्टम है, प्रकृति ने इनके लिए अलग से व्यवस्था करी है। इसमें क्या है कि यदि कछुआ जब बच्चों को अंडे दे रहा हो और अंडे देते समय यदि टेम्परेचर बहुत कम है तो उस अंडों से
नर कछुए निकलते हैं। और यदि टेम्परेचर हाई है, गर्मी ज्यादा है, और ऐसी गर्मी में यदि कछुआ अंडा दे रहे हैं तो ऐसे में उन अंडों से मादा कछुआ निकलते हैं। ठीक है, ये अलग व्यवस्था है। मानव के संबंध में अलग व्यवस्था है, क्रोमोजोम वाली व्यवस्था है, लेकिन कछुआ के संबंध में एक अलग व्यवस्था है। तो यहाँ पर कछुओं की प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए कछुआ वन्यजीव अभयारण्य को स्थापित किया गया है वाराणसी में। चलिए अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। अभी हाल ही में समाचारों में देखी गई एस्टोनिया स्कॉलरशिप नहीं है दोस्तों, ये कुछ अलग सा था। स्कॉलसिस दोस्तों, स्कॉलसिस था, एस्टोनिया स्कॉलसिस, स्कॉलसिस, स्कॉलसिस। ठीक है, ये एक प्रजाति है। अब ये आपको बताना है कि प्रजाति किसकी है, किसकी प्रजाति है। उष्णकटिबंध वृक्षों की प्रजाति है, कछुए की प्रजाति है, मकड़ी की प्रजाति है, या आक्रामक खरपतवार की प्रजाति है। आखिरकार ये प्रजाति है किसकी दोस्तों? ऑस्टोनिया स्कॉलसिस। ठीक है, ऑस्टोनिया स्कॉलसिस ये किसकी प्रजाति है? शायद बहुत अच्छे से जानते होंगे। ऑस्टोनिया मतलब या स्कॉलसिस मतलब एक तरीके से सप्तपर्णी पौधे कह सकते हैं हम लोग, सप्तपर्णी पौधे। तो ये चूंकि पौधे और किसी में नहीं है, ठीक है, तो उष्णकटिबंध वृक्षों की प्रजाति के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा ये जो प्रजाति है ये इसमें से कुछ जहरीले भी होते हैं। ठीक है, सप्तपर्णी पौधे हैं, ये कुछ जहरीले भी होते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए भी काम में आते हैं। अर्थात ये जो प्रजाति है इसको हम एक औषधि के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, औषधि के रूप में यूज करते हैं, बस इतना याद रखना, बाकी इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है जानने के लिए। ठीक है, प्रश्न यदि आएगा तो यही आएगा कि अभी हाल फिलहाल में समाचारों में देखा जाने वाला सबसे ज्यादा शब्द एस्टोनिया स्कॉलसिस किस प्रजाति से रिलेटेड है, तो बस यही अपन ने सीधा आंसर कर दिया, उष्णकटिबंधीय वृक्षों की प्रजाति के लिए। ठीक है, और इसमें भी औषधि के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पौधे और ज्यादातर सप्तपर्णी पौधे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, और इस क्वेश्चन के बाद है आपका कमेंट ऑफ द डे। मतलब एक जो कमेंट मैंने कल क्वेश्चन किया था और आप में से बहुत अच्छा कमेंट जिसने लिखा होगा उसका आंसर यहाँ पर दिया गया होगा, अभी पढ़ेंगे उसको। तो इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विसेज सेंटर परियोजना की शुरुआत की गई? गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या कृषि मंत्रालय? तो दोस्तों इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था को शुरू किया गया है? बताइए सभी दोस्त। डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर, इसको इसको इंडिकेट करते हैं DICSC, डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, तो इसको कौन से मंत्रालय के द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया था। और दोस्तों इस परियोजना को लगभग पूरे देश में लगभग 10 जिलों में शुरू किया जाएगा। मतलब यहां से अभी पहले चरण में प्रारंभ किया जाएगा 10 जिलों में, और ये जो शुरू किया गया है वो उत्तर प्रदेश के 2 जिले, एक तो है पीलीभीत जिला, पीलीभीत में इसको स्टार्ट किया गया है, और दूसरा है दोस्तों गोरखपुर। ठीक है, तो पीलीभीत और गोरखपुर से इसको स्टार्ट किया गया है, और लगभग देश में 4740 इस योजना के तहत केंद्र बनाए जाने हैं। ठीक है, बनाए जाएंगे, जिसमें से यदि हम पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पर लगभग 720, और गोरखपुर में यदि बात करें तो लगभग 1272। ये 720 और गोरखपुर में 1272 केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, और बाकी पूरे अभी जो 10 जिलों में आएगा तो 4740 केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चन थे। और अब चलिए चलते हैं आज के कमेंट ऑफ द डे पर, देखते हैं किसका है। ये है मिस्टर अब रजा ब्लॉग्स, नाम शायद आर्यन के नाम से फेमस है ये आप सबके बीच में, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, बाकी आप बताइएगा कमेंट में। तो इन्होंने जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, कल एक क्वेश्चन आया था
कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभी रिटायरमेंट ले रहे हैं, हमारे डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस, और उनके स्थान पर 10 नवंबर को जब वो रिटायरमेंट ले लेंगे तो उनके स्थान पर नए सीजीआई आएंगे, संजीव सिन्हा। तो उनके लिए मैंने पूछा था, आप सबसे कमेंट करने के लिए कहा था कि चूंकि व्यवस्था ये है हमारे संविधान में, तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि वरिष्ठ न्यायाधीशों में जो सबसे वरिष्ठ होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा, ऐसा संविधान में लिखा नहीं है कहीं पर। लेकिन पालन परंपरा के तौर पर यही किया जाता है कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वही सीजीआई बनता है। तो फिर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि ऐसा क्या कभी हुआ है कि ये जो वरिष्ठता का सिद्धांत है इसका उल्लंघन करके जैसे मान लो यहां पर ये आपके सीजीआई की पोस्ट है और यहां पर होते हैं 4 सीनियर जज, 1 2 3 4, तो इन 3 को छोड़ करके इन 4 को चौथे को बना दिया गया हो। बिल्कुल दोस्तों ऐसा हुआ है, ये केशवानंद केस में हुआ था। आप सभी जानते हैं कि केशवानंद केस में 13 जजों की बेंच को नियुक्त किया गया था, जो कि अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी, और इसमें 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया गया था। 7-6 के निर्णय से मतलब इसमें केशवानंद भी केस हार गए और सरकार भी केस हार गई, दोनों केस हार गए। यहां पर संविधान के नियम के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्व को या अपनी महत्वता को बनाए रखा था। अब ऐसे में सरकार को लगा कि यार कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू कम हो रही है न्यायपालिका के सामने, कार्यपालिका कमजोर पड़ रही है। तो फिर कार्यपालिका क्या करती है, न्यायाधीशों के लिए चुनाव के लिए नियुक्त करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के लिए वो सजेशन देती है। तो उसने उस समय कार्यपालिका ने क्या किया, ये तीनों ही न्यायाधीशों को हटा करके चौथे न्यायाधीश थे दोस्तों अजीत नाथ रे, इनको AN रे के नाम से भी जानते हैं, तो इनको जो है बना दिया गया था सीजीआई, मतलब इनको सीजीआई बना दिया गया था, सीधा इनकी नियुक्ति कर दी गई थी। अब ऐसा क्यों, तो दोस्तों 7 मतलब इसमें नहीं थे, क्योंकि ये जो 3 न्यायाधीश थे वो इसमें थे और अजीत नाथ थे यहाँ इसमें। बात आ गई समझ में। इस कारण से ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे इनको हटा करके ये जो 4th नंबर के AN रे थे इनको रखा गया था। तो ये जिसने भी किया है कि सीनियर मोस्ट जजेस के सीजीआई बनने के ट्रेडिशन को 1973 में केशवानंद भारती केस के तहत ये टूट गई थी, बिल्कुल सही है। और 3 सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस सहलत, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस ग्रोवर, ये 3 थे, इनको हटा करके वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए इस क्रम में चलिए ठीक है 4th नंबर पर आने वाले जस्टिस अजीत नाथ रे को सीजीआई नियुक्त किया गया था। बिल्कुल, तो ये जिसने भी कमेंट किया शायद आर्यन ही है, बहुत बढ़िया आर्यन, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे मेरे हमेशा या ऐसे हमारे सभी विद्यार्थी लगभग ऐसे ही तैयारी करें, और यदि कोई क्वेश्चन आपसे मैं उम्मीद करूं तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके दें। तो देखते हैं जिसका अच्छा कमेंट रहा करेगा मैं सबके बीच में लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का। अब मैं आपसे पूछ तो नहीं सकता कि रिवीजन करना है या नहीं करना है, लेकिन आपकी फीलिंग्स को समझते हुए ठीक है, मात्र 20 सेकंड का टाइम देंगे आप लोगों को और फिर जो है करा देते हैं। चलिए तो कुछ वेट करिएगा दोस्तों, अपन लोग जो है चलिए ये रहा आज का अपना क्वेश्चन। एक सेकंड दोस्तों, हाँ ये रहा अपना पहला क्वेश्चन कल की क्लास का। अभी हाल ही में इनमें से किस राज्य सरकार के द्वारा मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है, बताइए किसके द्वारा लगाया गया है। 20 सेकंड का टाइम है। मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, महिला की मृत्यु हो गई 40 वर्षीय, तो जो है वहां की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। और मैंने भी मुख्यमंत्री के बारे में पूछा था तो किसी ने कमेंट किया, सहन नहीं किया है, किसी का कमेंट नहीं था। यस, तो यहाँ पर अपना सही आंसर है तेलंगाना, राइट, तेलंगाना इज राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चिड़ियाघर IGVC प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर हो गया है, बताइए दोस्तों वो कौन है जो पहला हो गया है। प्राणी उद्यान चिड़ियाघर, गोरखपुर चिड़ियाघर, दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर, और इनमें से कोई नहीं, बताए सभी दोस्त। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कांगड़ा में स्थित दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, आंसर सही होगा, ठीक है।
चलिए तीसरा क्वेश्चन, अभी हाल ही में इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन में सुधार करके इसे पुनः परिवर्तित करने की घोषणा की गई है? परिवर्तित नहीं है, परिवर्तित है, ठीक है। तो परिवर्तित करने की घोषणा की गई। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नन ऑफ दीज। तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे जैसे बहुत सारी पांडुलिपियां हैं, तो इनको सुरक्षित किया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इनमें से किस स्थान पर एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया है? इनमें से किस स्थान पर किया गया है? बताइए सभी दोस्त। न्यूयॉर्क, टोक्यो, रियाद या हांगकांग? इनमें से किस स्थान पर किया गया है? सभी दोस्त वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सब लोग लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अपना सही आंसर आ जाएगा रियाद। सऊदी अरब की यात्रा पर थे, वहीं पर जो है इसको किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी इस वर्ष दीपावली के अवसर पर भारत में राष्ट्रपति भवन और संसद सहित भारत की प्रमुख सरकारी इमारतों को इनमें से किस रंग के द्वारा रोशन किया गया है? सफेद, पीला, लाल या काला? इनमें से किस रंग से उनको रंगा गया है? बताएं सभी। तो बिल्कुल दोस्तों ये हमारा लाल सही आंसर होगा, ठीक है, लाल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, छठवां, इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में देश के हर जिले में एक महिला हितैषी ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? वो कौन सा मंत्रालय है? क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, और वैसे भी हमारी सरकार प्रयास करती है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा वरीयता मिले, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जो है शासन में भाग करने का मौका मिले, प्रतिभाग करने का अवसर मिले, तो इसके लिए सरकार कार्यरत है। तो बताए सभी दोस्त। तो यहाँ पर अपना सही आंसर आ जाएगा पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में इनमें से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एम्बुलेंस सेवा संजीवनी को प्रारंभ किया गया? मतलब कौन से एम्स में प्रारंभ किया गया है? ऋषिकेश, भोपाल, दिल्ली या पटना? तो कौन से एम्स में इसको स्टार्ट किया गया है? बताइए सभी साथी। यस, तो लगभग सभी ने ही ठीक आंसर किया होगा। ऋषिकेश एम्स में जो है ये व्यवस्था स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन, इनमें से भारत का पहला ऐसा राज्य जो राइटर विलेज के नाम से स्थापित किया गया है, किस राज्य में स्थापित हुआ है? गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? इनमें से किस राज्य में इसको स्थापित किया गया है? सभी दोस्त आंसर करिएगा। एकदम सही है आंसर, जितने लोग कर रहे होंगे पूरा विश्वास है कि सही कर रहे होंगे। उत्तराखंड इज राइट आंसर। चलिए, अभी हाल में इनमें से किस मंत्रालय द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है? बताइए, क्योंकि कल पढ़ा चुका था, बाकी चिंतन शिविर के जो आयोजन है वो तो अन्य मंत्रालय द्वारा भी किया जाता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो किया गया है नवंबर में, ये कौन से मंत्रालय ने किया है? संस्कृति, इस्पात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या गृह मंत्रालय? तो कौन से मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है? चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सही है, ये है अपना इस्पात मंत्रालय। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा पहली बार एक ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम खोजा गया है। इस खोज में कौन कौन से वैज्ञानिक सम्मिलित रहे हैं? ज्योति यादव, मौसमी दास, सुधांशु बारवे या उपर्युक्त सभी? बताइए सभी दोस्त, कौन कौन से वैज्ञानिक उपस्थित रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पर अपना सही आंसर आ जाएगा उपर्युक्त सभी। तो ये थे दोस्तों अपने करंट अफेयर्स के रिवीजन क्वेश्चन, जो कल के अपने रिवीजन भी कर लिए और हमने बाकी के क्वेश्चन को पढ़ भी लिया है, ठीक है। तो दोस्तों क्लास को इसी प्रकार से शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और अभी कुछ दिनों तक ये प्रीमायर चलता रहेगा, उसके बाद बहुत जल्दी लाइव आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो अपने मैन स्टूडियो है, मैं अभी वहाँ पर नहीं हूँ, मैं दूसरे स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ। इस कारण से यहाँ पर अभी लाइव आ पाने में उतना शायद सक्षम नहीं है ये स्टूडियो, तो अभी प्रीमायर से ही आप लोग क्लास को एंजॉय करिए।
बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से आप भेजते रहिए, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। चलिए मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, कल की क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।